हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, कल 17 मार्च 2023 को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा हुई, जिसमें हाई स्कूल हिंदी का पहला प्रश्न पत्र हुआ, जिसमें कि बच्चों के बहुत सारे कमेंट मुझे आए। कई बच्चों ने इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं आज ये 2023 हाई स्कूल उत्तराखंड बोर्ड के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को का हल लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आइए बिना देरी किए हुए प्रश्न पत्र को हल को देखते हैं। मित्रों, इस जो प्रश्न पत्र है, इसका जो संकेतांक है वो है 201 HGA और ये 17 मार्च 2023 को उत्तराखंड बोर्ड में हाई स्कूल हिंदी का प्रश्न पत्र हुआ। ये इसका समय 3 घंटे का था। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, यहाँ पर दिया है निर्देश में। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड अ और ब हैं। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ये कुछ निर्देश दिए गए थे। अब इसका जो खंड अ है, खंड अ में पहला जो प्रश्न है वो है, एक गद्यांश आपको दिया हुआ है, उस गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश आपके सामने है। ये आप प्रश्न पत्र में इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो मैं प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने का प्रयास करता हूँ। इसमें पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, भाषा किसका सशक्त माध्यम है। तो ये गद्यांश में ही छांटने से उत्तर, तो मैं इसका उत्तर यहीं पर आपको बता देता हूँ। यहाँ उत्तर आपको मिल जाएगा। ये उत्तर इसका है, भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह इसका उत्तर, यहाँ से इसका पहले प्रश्न का उत्तर। इसी में जो ख वाला प्रश्न है, ख प्रश्न है, वैज्ञानिक आविष्कारों का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैज्ञानिक आविष्कारों का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका जो उत्तर है वो भी यहीं पर आपको इसी में मिल जाता है। ये यहाँ पर आप देखेंगे, इसी में गद्यांश में से ढूंढ करके इसका उत्तर, वैज्ञानिक का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो भाषा की गति, यहाँ से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। भाषा की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भावी योजनाओं की अभिव्यक्ति के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो ये यहाँ से दूसरा जो प्रश्न था, इसमें ख वाला, उसका उत्तर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का जब उत्तर ढूंढना है हमें, तीसरा जो प्रश्न है, हर भाषा का अपना अलग रूप किन दिशाओं में होता है। हर भाषा का अपना अलग रुख किन दिशाओं में होता है। तो इसका भी उत्तर मैं आपको यहीं पर से बता रहा हूँ। यहीं से इसका उत्तर, इसी गद्यांश में सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जा रहे हैं। तो आप गद्यांश पढ़िएगा, आपको उत्तर मिल जाएंगे। यहाँ से उत्तर मिलेगा, हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अलग रुख होता है। तो ये ग वाले का उत्तर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम घ, चौथा जो इसमें है, पहले का चौथा, यत्न साध्य से क्या तात्पर्य है। यत्न साध्य से क्या तात्पर्य है, ये इसका उत्तर भी मैं आपको यहीं से ढूंढकर बता रहा हूँ। देखिए, यहीं पर से उत्तर मिल जाएगा। यत्न साध्य से तात्पर्य यह है कि भाषा को युगानुरूप बनाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। तो ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। अब पांचवा प्रश्न आता है। इसमें जो पांचवा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक
हो सकता है, इसका जो नाम हो सकता है वो भाषा में परिवर्तन इसका नाम हो सकता है, या फिर अगर आपको इसी गद्यांश में से ढूंढना है तो यहाँ से भी इसका नाम मिल सकता है, भाषा की आधुनिकता। ये यहाँ पर से इसका शीर्षक हो सकता है, या भाषा में परिवर्तन, या भाषा भी यदि आपने लिखा होगा तो कॉपी चेक करने वाले महोदय गुरुजी आपको नंबर अवश्य देंगे। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना है। तो इस प्रश्न में क्या था कि 2 निबंध आपके पास दिए हुए थे। पहला निबंध ये यहाँ पर दिया था, भारत भूमि महान, तो इस पर या फिर मेरे जीवन का लक्ष्य, इस पर कुछ हेडिंग दिए हुए थे। उन हेडिंगों के आधार पर जो शीर्षक बिंदु थे उनके आधार पर आपको निबंध लिखना था। तो यहाँ पर जैसे भारत महान भूमि, तो हेडिंग दिए हैं प्राकृतिक सौंदर्य एवं भौगोलिक स्थिति। तो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखना था इस हेडिंग में। तो इसमें अपने मन के विचार ही लिखने थे, तो इसका उत्तर मैं यहाँ लिखकर नहीं बता रहा हूँ, तो अपने मन के विचार आपको यहाँ पर लिखने थे। विविधता में एकता, भारत में विविधता में एकता किस प्रकार से है, सभी धर्मों के अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं और सब एक साथ रहते हैं, किस प्रकार से विविधता में एकता है, तो इस हेडिंग में आपको लिखना था। श्रेष्ठ सभ्यता एवं संस्कृति, भारत की जो सभ्यता है वो श्रेष्ठ सभ्यता है और यहाँ की संस्कृति भी श्रेष्ठ है, उसके बारे में लिखना था। तो उच्च कोटि के जीवन मूल्य, भारत में उच्च कोटि के जीवन मूल्य किस प्रकार से हैं, इसके बारे में अपने विचार लिखने थे। तो अपने विचारों को लिखना ही ये निबंध, संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखना था। दूसरा जो निबंध यहाँ पर था, मेरे जीवन का लक्ष्य, मतलब आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, आप आगे चलकर क्या करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, क्या आपका एम है, उद्देश्य क्या है आपके जीवन का, तो वो यहाँ पर लिखना था। इसमें पहला हेडिंग जो था वो दिया था, जीवन में लक्ष्य का महत्व क्या है, जीवन में लक्ष्य, जीवन में एक लक्ष्य होना जरूरी क्यों है, तो इस पर अपने विचार लिखने थे। फिर था मेरे जीवन का लक्ष्य एवं प्रेरणा, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मुझे उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, उसके प्रेरणा स्रोत क्या हैं जहाँ से मुझे मेरे लक्ष्य की ओर बढ़ने का कुछ, मतलब ये मेरा लक्ष्य बना तो क्यों बना। लोकहित की भावना, मेरे लक्ष्य में लोकहित की क्या भावना है, मैं संसार का, इस संसार के लोगों का हित किस प्रकार से अपने लक्ष्य के अंदर देख सकता हूँ। लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है कि अभी मैं 10th में हूँ, कक्षा 10 में पढ़ रहा हूँ और मेरा जो लक्ष्य है डॉक्टर बनना है, तो मैं कैसे अपने लक्ष्य को पूर्ति करूँ। तो इस प्रकार से ये अपने जो विचार हैं वो निबंध में इन संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखने थे। ये 8 अंकों का निबंध था, तो ये आपने अवश्य लिखा होगा। प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है वो क्या कहती है, प्रश्न संख्या 3 कहता है, अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को अपने नगर गांव में पेयजल की समस्या विषय पर एक शिकायती पत्र लिखिए। आपका नाम, काल्पनिक नाम क ख ग है, तो एक पत्र लिखना था अपने समाचार पत्र के संपादक के नाम। किस प्रकार से पत्र लिख सकते हैं, मैं पत्र का एक नमूना आपको दिखा रहा हूं। आपको इस प्रकार से लिख सकते थे, सेवा में प्रधान संपादक दैनिक अमर उजाला देहरादून उत्तराखंड। तो आप जहाँ के भी रहने वाले हैं वहाँ के समाचार पत्र के लिए आप लिख सकते थे संपादक के नाम। समस्या थी पेयजल की समस्या, तो हम विषय लिख सकते थे पेयजल की समस्या हेतु पत्र। अब इसमें हम क्या क्या लिख सकते थे, जो मैंने लिखा वो मैं आपको यहाँ पढ़कर सुना देता हूँ और आप देख लीजिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से अध्ययन करने के लिए। महोदय,
हम शहीद नगर देहरादून के निवासी आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने मोहल्ले की पेयजल की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। आशा है कि आप विषय की गंभीरता को देखते हुए मेरे इस पत्र को अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे। महोदय, 2 वर्ष पूर्व भयंकर वर्षा से हमारे क्षेत्र की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस कारण क्षेत्र के अनेक स्थानों पर पेयजल की आपूर्ति पूर्णतया बाधित है। जहां आपूर्ति हो भी रही है वहां पानी का प्रेशर बहुत कम है, जिस कारण पानी टंकियों में नहीं चढ़ पाता। सुबह शाम जलापूर्ति का समय भी बहुत कम है। दोनों समय केवल 1-1 घंटा ही पानी आ पाता है। पानी के अभाव में हम लोगों का जीवन दुभर हो गया है। गांव के लोग बहुत दूर से पानी ला रहे हैं, जिससे सारा दिन पानी लाने में ही बीत जाता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पाइपलाइन की अतिशीघ्र मरम्मत कराकर हमें पेयजल की समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करें। आप हमारी पेयजल की समस्या को पेयजल अधिकारियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि हमें इस समस्या से निजात मिल सके। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद सहित। और दिनांक 17 को ये परीक्षा थी, तो 17/3/2023 वहाँ पर आपको लिखना था। नाम के स्थान पर यहाँ भवदीय में मैंने बताया क ख ग, यहाँ पर अपना नाम क ख ग लिखना था। तो नाम अपना नहीं लिखना था, क ख ग लिखना था। अथवा अगर ये पत्र आप नहीं लिख पाए तो बहुत ही आसान एक पत्र इसमें पूछा गया था। छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र पूछा गया था। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अवकाश का उचित माध्यम, उचित कारण अवश्य लिखें और आपका काल्पनिक नाम क ख ग है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, यदि आप ये पहले वाला पत्र आपको कठिन लग रहा है, आप इसको नहीं करना चाहते, ये नहीं आ रहा है हमें, तो आप ये वाला कर लीजिए, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला किस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसको भी आप देख लीजिए। अथवा इसको कीजिए, सेवा में प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय हरिद्वार। कोई भी विद्यालय, जो भी विद्यालय है, आप विद्यालय, किसी भी विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र में विद्यालय का नाम नहीं दिया है। कई बार प्रश्न पत्र में विद्यालय का नाम दिया रहता है कि आप इस विद्यालय के छात्र हैं, तब आपको पत्र लिखना है, लेकिन यहाँ पर विद्यालय का नाम नहीं दिया है, तो हमने कोई भी विद्यालय यहाँ पर लिख लिया है, सेवा में प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय हरिद्वार। अब मुख्य क्या था, 3 दिन के अवकाश का जो विषय था, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं किस प्रकार से हम उचित कारण देना है, अवकाश क्यों आपको जरूरी है। तो महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरी माताजी का किडनी का ऑपरेशन होना है। इसके लिए डॉक्टरों ने 18 मार्च 2023 की तिथि निश्चित की है। मेरे पिताजी आवश्यक कार्य से अभी बाहर गए हुए हैं। उनके वापस आने तक मुझे ऑपरेशन के पूर्व एवं पश्चात माताजी की सेवा के लिए अस्पताल में रुकना पड़ेगा। पिताजी की अनुपस्थिति में मैं ही मां के पास सेवा हेतु रहूंगा। अतः आपसे आग्रह सहित अनुरोध है कि आप मुझे 18 मार्च 2023 से 20 मार्च 2023 तक 3 दिवसों का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करने की कृपा कीजिएगा। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद सहित। दिनांक वही 17/3/2023। और जब आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो यहाँ पर आप लिख देंगे अपना नाम क ख ग। तो ध्यान रखें, नाम अपना क ख ग ही लिखना है। तो इस प्रकार से ये पत्र है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में अध्ययन के लिए भी रख सकते हैं। दूसरे वाला जो था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो
इस प्रकार से हमारे 3 प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर आपने जान लिया। चौथा प्रश्न आता है मित्रों। चौथा प्रश्न जो है व्याकरण वाले पोर्शन से आता है। इसमें क्या है, निम्नांकित खंड क एवं खंड ख में क्रियापद छांटिए एवं उनके भेद लिखिए। तो मैंने यहाँ पर उत्तर भी दे दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हैं और उत्तर यहाँ से समझ भी सकते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या है, पहला वाक्य हमारे सम्मुख है, वह रामचरितमानस पढ़ता है। अब इसमें सबसे पहले तो क्रिया पद छांटना है, फिर उस क्रिया का भेद लिखना है। तो क्रियापद इसका जो है पढ़ता है, तो इसका क्रियापद हो गया पढ़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्रियापद क्या हो गया, पढ़ता है। और ये पढ़ता है जो है वाक्य की समाप्ति कर रहा है, यहाँ पर वाक्य समाप्त हो जाता है, इसलिए इसमें जब भेद लिखेंगे तो ये समापिका क्रिया होगी। दूसरी बात है, क्योंकि पढ़ता और है दो क्रियाओं से मिलकर के हेल्पिंग वर्ब भी जिसमें है, सहायक क्रिया भी है, इससे मिलकर बना है पढ़ता है, तो ये संयुक्त क्रिया हुई। दूसरी बात ये, क्योंकि इसमें कर्म की आवश्यकता है, कर्म इसमें रामचरितमानस जो है, तो ये सकर्मक क्रिया हुई। तो इतने बात 3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप भेद भी लिख पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर हो गया, क्रिया होगी पढ़ता है, समापिका क्रिया, संयुक्त क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये क्रिया का भेद हो गया। अब आते हैं दूसरा वाला, इसमें है प्रातःकाल हम विद्यालय जाते हैं। प्रातःकाल हम विद्यालय जाते हैं, इसमें जो क्रिया हो गई वो है जाते हैं। जाते हैं क्रिया का अब जब हम भेद लिखेंगे तो इसमें भी बिल्कुल वही भेद आ जाते हैं। इसमें भी समापिका है, संयुक्त है और सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से क्रिया और क्रिया का भेद लिखने के 1-1 2 नंबर ये यहाँ पर आपके आ सकते थे। अगर आपने सही किया होगा, आप अपने उत्तर चेक कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, आपके उत्तर सही हैं तो आपके पूरे नंबर आएंगे। अब आता है परिश्रम करो अन्यथा सफलता में संदेह है। समुच्चय बोधक शब्द छांट कर लिखिए। अब समुच्चय बोधक जो है, इसको जोड़ने का जो काम करता है वो अन्यथा है। 2 उपवाक्यों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो अन्यथा इसमें है, तो अन्यथा इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें जो समुच्चय बोधक अव्यय है वो है अन्यथा, तो इसका उत्तर हो गया अन्यथा। अब आता है खरगोश तेज दौड़ता है। इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखना है, तो इसमें रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है वो है तेज। खरगोश दौड़ता है, जो क्रिया विशेषण नहीं, अगर दौड़ता है तो उसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। अगर खरगोश तेज दौड़ता है तो उसके दौड़ने की जो गति बता रहा है वो तेज शब्द है, तो तेज शब्द इसका उत्तर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से 4 प्रश्न हमने कर लिए। 5वें प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। 5वां प्रश्न है निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर बिल्कुल मैंने उत्तर लिख दिए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्या प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है और अंत में लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य में बदल गया। अब आता है राम से पढ़ा नहीं जाता, इसमें कर्तृवाच्य में बदलना है, तो राम नहीं पढ़ता। सिंपल सी बात है, राम नहीं पढ़ता, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं वह विद्यालय आया और उसने अध्ययन किया। सरल वाक्य बनाइए, बिल्कुल सरल वाक्य आपके सामने है। उसने विद्यालय आकर अध्ययन किया, ये इसका उत्तर होगा। उसने विद्यालय, क्यों, वह विद्यालय आया, पहले तो वो विद्यालय आया, फिर विद्यालय आकर उसने अध्ययन किया,
तो दोनों को जब जोड़ देंगे सरल वाक्य बनेगा, उसने विद्यालय आकर अध्ययन किया। अगला वाक्य हमारे सामने है, मैंने यथा समय काम पूरा कर लिया था, कर्म वाच्य में बदलिए। तो कर्म वाच्य में जब इसको बदलेंगे तो इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है कि किस प्रकार से हम कर्म वाच्य में बदल सकते हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा काम यथा समय पूरा कर लिया गया था। तो ये हो जाएगा, मेरे द्वारा काम यथा समय पूरा कर लिया गया था। अब आता है प्रश्न संख्या 6 मित्रों, यहां तक आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अश्व का समानार्थी नहीं है? तो इसमें से जो यहाँ पे शब्द दिए हैं, इनमें से मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा खेचर। खेचर जो है अश्व का समानार्थी शब्द नहीं है, जबकि सेंधव, हय और तुरंग ये सब अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। खेचर इसमें अलग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खेचर। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से समुद्र का अर्थ छांटकर लिखिए। नीरद, नीरज, निर्धि, वारिद। तो ये क्या हो जाएगा, सागर का जो समुद्र का है वो है निर्धि। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये भी आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में क्या है मित्रों, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर 2 कविताएं आपको दी हुई हैं। 2 कविताओं में से किसी एक कविता के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से केवल 2 करना है। 2 कविताएं हैं, 3 प्रश्न हैं, किसी एक कविता के केवल 2 प्रश्न करने हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर सी कविता दी है। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता है। अट नहीं रही है आबा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को रब में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। ये हमारी कविता की पंक्तियां थी। अब इसमें आता है प्रश्न। प्रश्न देखिए क्या आता है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्या कारण है? तो मैं इसके उत्तर पर आपको ले चलता हूं। उत्तर आप देखिए, फागुन का जो मौसम है बड़ा सुहावना होता है, और आजकल फागुन का मौसम चल रहा है ये मार्च में। तो क्या है, फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती है। इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आता है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? अब इसका भी उत्तर हमने दिया यहीं पर। आप देखिए कि कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल आदि रूपों में किया है। यहीं पर कविता में दिया है। ये देखिए, कविता की कुछ पंक्तियां अभी हम पढ़ रहे थे। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल। तो यही तो व्यापकता का वर्णन है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी कविता में किया है। अब आता है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? भाई, फागुन में मौसम बहुत सुहावना होता है। और क्या इसका उत्तर हम लिख सकते हैं? देखिए, फागुन में क्या होता है? फागुन में मौसम ना अधिक ठंडा होता है और ना अधिक गर्म। पहली बात तो ये है। खेतों में फसल जो है पककर तैयार होने लगती हैं।
फागुन में ही रंग और उल्लास का त्योहार होली आता है। अभी होली गया ना फागुन में, थोड़े दिन पहले मार्च में। टेसू के फूल खिल उठते हैं, आम और सभी वृक्षों में पुष्प आ जाते हैं। गांव में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। अन्य ऋतुएं या तो शीत या गर्मी में व्यतीत होती हैं, किंतु फागुन का महीना इन सब से अलग ही है। तो ये इसका उत्तर आप देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास, दो ही प्रश्न करने थे, यहां पर 3 प्रश्न थे। आप देख रहे हैं ना, यहां पर 3 प्रश्न थे परीक्षा में आपके पास, आपको केवल 2 के उत्तर लिखने थे, बहुत ही आसान था। अब आते दूसरी कविता, जो कि तुलसीदास जी की जो कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वहां से ली गई है। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरयु कर घोरा। अब जनि देऊ दोष मोहि लोगु, कटबाधी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहु मर निहार भसाचा। कौशिक कहा क्षम अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नता यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होती हूँ श्रम थोरे। अब इसका मैंने हिंदी अनुवाद बताया है, अलग से वीडियो बनाया है, वहां पर देख लीजिएगा। अभी यहां पर क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं यहां पर प्रश्नों के उत्तर दूंगा। यहां पर भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, देख लीजिए आपके सामने 3 प्रश्न हैं, और इन 3 में से केवल 2 के, यदि आपको अट नहीं रही है, कविता से नहीं आ रहा है, जो अभी मैंने 3 प्रश्न बताए वो नहीं आते हैं, अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो इसमें से भी 2 ही करने हैं। हमारे पास पहला प्रश्न इसमें निकल कर आता है, परशुराम ने जन सामान्य से क्या कहा। परशुराम ने जन सामान्य से क्या कहा, अथवा में हम यहाँ पर देख लेते हैं। परशुराम जी ने जन सामान्य से कहा, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वी बात कहने वाला बालक लक्ष्मण मरने के योग्य है। इसे मैंने बहुत बचाया, पर अब यह मरने को ही आ गया है, क्योंकि मेरे से उलझ गया है। अब परशुराम जी तो क्रोधित हो ही गए थे। अब दूसरा प्रश्न है कि विश्वामित्र ने लक्ष्मण को क्षमा करने के लिए परशुराम को क्या तर्क दिए। विश्वामित्र ने क्या तर्क दिए, क्या कहा परशुराम जी से। परशुराम जी से कहा विश्वामित्र जी ने, सुनिए, विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा, लक्ष्मण का अपराध क्षमा कर दीजिए। बालकों के गुण और दोषों पर साधु लोग ध्यान नहीं देते, बच्चे हैं, माफ कर दीजिए। तो अब अगला प्रश्न आता है हमारे पास, विश्वामित्र परशुराम की दशा को देखकर, जब परशुराम जी बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्से में थे, तो विश्वामित्र परशुराम की दशा को देखकर क्या सोचने लगते हैं। इसका प्रश्न भी मैं आपका उत्तर यहां पर बता रहा हूं। विश्वामित्र जी परशुराम की दशा को देखकर सोचने लगे कि इन्हें अपने अभिमान के कारण राम लक्ष्मण के पराक्रम की पहचान नहीं हो पा रही है। ये सोच रहे हैं कि जैसे कि चीनी होती है ना, मुंह में डालो तो घुल जाती है, तो ऐसे ही राम और लक्ष्मण हैं कि इनको पल भर में ही हरा दूंगी, लेकिन इनको नहीं पता कि ये लोहे के बने हुए हैं, लोहे के। तो ये थे यहाँ का प्रश्न 7वां। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। मित्रों, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपकी कविताओं पर आधारित जो आपने काव्य खंड पढ़ा होगा अपनी पुस्तक में, उस काव्य खंड से कुछ प्रश्न यहां पर दिए गए हैं। प्रश्न है हमारे पास, पहला प्रश्न आता है 8वें का, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो किन किन माध्यम से, क्या क्या उदाहरण है। कविता की कुछ पंक्तियां हैं, देखिएगा। सूरदास जी की कविता से, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। उत्तर है, गोपियों द्वारा उल्हानों की निम्नलिखित पंक्तियां प्रकट करती हैं। कौन सी।
पहला उन्होंने बोला, उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो तुम तो बहुत बड़भागी हो, बहुत भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनसे प्रेम नहीं करते हो, बड़े किस्मत वाले हो। व्यंग्य किया उन पर। दूसरा, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करी ककरी। हे उद्धव, तुम्हारा योग का संदेश, जो तुम हमारे लिए योग का संदेश लाए हो, वो सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। फिर अगला उदाहरण दिया, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आ गए जो हमने देखी ना, कभी देखी है ना सुनी है ना हमें कभी हुई है, ऐसी बीमारी लेकर आए वो। अब अगली पंक्ति बोली, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। अब हरि श्री कृष्ण ने हमारे पास योग का संदेश भेजा है, तो लगता है कि हमारे श्री कृष्ण जी अब राजनीति उन्होंने ढंग से पढ़ ली है, अच्छी प्रकार से पढ़ ली है। तो ये इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 8वें में ख है, छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता है, वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। छाया मत छूना कविता में छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने छाया को छूने के लिए क्यों मना किया? तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। छाया मत छूना का ये ख वाला है। आप देखिए ख का उत्तर, यहां से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। छाया मत छूना कविता में छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? उत्तर देखेंगे, कवि ने छाया शब्द विगत के लिए प्रयुक्त किया है, पुरानी बातों के लिए किया है, पिछली बातें याद करते हैं लोग, उनके लिए किया है। कवि ने इसे छूने से इसलिए मना किया है कि इसके छूने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है, तो इसलिए छाया छूने को मना किया है, मतलब पिछली बातें याद करने के लिए मना किया है, क्योंकि उससे मन का दुख दुगना हो जाता है। अब आता है प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा से लिखने से बचना क्यों चाहता है। देखिए यहाँ पर जो है 3 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 प्रश्न 8वें में दिए हैं। केवल आपको 2 प्रश्न इसमें परीक्षा में करने हैं, क्यों करने थे, और 2 नंबर के ये थे, तो आपने किए होंगे। आप अपने उत्तर चेक कर लीजिएगा। यहाँ तीसरे प्रश्न का हम उत्तर बता रहे हैं आपको। तीसरा है, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताएं, जो मतलब आत्मकथा मतलब अपने बारे में जब कथा लिखनी है तो अपने मन की कमियां भी बतानी पड़ेंगी। तो आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है, जयशंकर प्रसाद जी अपने को इतना सामान्य मानते हैं कि आत्मकथा लिखकर वह खुद को विशेष नहीं बनाना चाहते। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभव को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन का उपहास का कारण नहीं बनना चाहता, उसकी कोई हंसी उड़ाए उसका कारण वो नहीं बनना चाहता। इन्हीं कारणों से कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 है, यह दंतुरित मुस्कान कविता का आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा? एक कविता है दंतुरित मुस्कान, नागार्जुन जी की कविता है। वे कविता हमने पढ़ी, उसको पढ़कर हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर देखेंगे। उत्तर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उत्तर है, यह दंतुरित मुस्कान कविता व्यक्ति के जीवन में माता पिता के महत्व को बताती है। पिता की तुलना में माता का योगदान बच्चे के जीवन में बहुत अधिक होता है। पिता बालक के पालन पोषण की व्यवस्था और उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के कारण उससे बहुत दूर होता है। इसके विपरीत माता बालक को भावात्मक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में तो बालक के व्यक्तित्व का विकास हो तो सकता है, किंतु भावात्मक सुरक्षा के अभाव में उसकी मुस्कान उससे छिन जाती है। जब बच्चा छोटा होता है
तब उसकी मुस्कान पवित्र और निश्चल होती है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसकी मुस्कान छल कपट वाली भी हो सकती है। तो ये चीज़ हमने इस कविता में पढ़ी कि किस प्रकार से माता और पिता के महत्व को यहाँ पर बताया गया है। अब आता है प्रश्न संख्या 9 का दूसरे वाला, सेकंड वाला है। ये दोनों प्रश्न करने थे। संगतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संगतकार के माध्यम से कवि दूसरों को सहयोग प्रदान कर शिखर तक पहुंचाने वाले व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। संगतकार के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के सहयोग करते हैं और दूसरों को भी शिखर पर पहुंचा देते हैं, उनकी ओर संकेत करना चाहता है संगतकार के माध्यम से। वह यह भी संकेत करना चाह रहा है कि ऐसे उपकारी लोगों की किसी भी स्थिति में उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। तो ये उत्तर जो मैंने बताए इनको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने उत्तरों से मिला भी सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। 9 प्रश्न हो गए, 10वां प्रश्न। 19 प्रश्न आते हैं पूरे बोर्ड की परीक्षा में, उत्तराखंड बोर्ड में, हाई स्कूल में। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न, 10वां जो प्रश्न है यहाँ पर गद्यांश दिए हुए हैं। इन गद्यांशों को पढ़ना है और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहां पर भी आपको 2 गद्यांश दिए हैं, एक पहला एक दूसरा, 2 गद्यांश यहां पर दिए हैं। अब इनमें से किसी, चाहे इस पहले वाले गद्यांश को चाहे दूसरे वाले गद्यांश को, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, दोनों के नहीं लिखने हैं, है ना। तो हमारे पास पहला जो गद्यांश है आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको पढ़िएगा और इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसमें से ढूंढ लीजिएगा, आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्राचीन भारत में भी स्त्रियों को पढ़ाया जाता था और इसी का उदाहरण है कि अत्रि की पत्नी जो है पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते हुए घंटों पांडित्य प्रदर्शन करके और गार्गी जैसे बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा देती थी। मंडर मिश्र की पत्नी थी जो शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे जिसने। तो इस प्रकार से मतलब प्राचीन भारत में भी स्त्रियों को पढ़ने की व्यवस्था थी, तभी तो ये इतनी विदुषी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने बड़े बड़े ऋषि ज्ञानियों को भी हराया है। तो ये उत्तर आप इसमें से ढूंढ लीजिएगा। जैसे दूसरा भी इसमें प्रश्न है कि स्त्रियों को के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट। मतलब ऐसा कई लोग मानते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए और पुरुषों को पढ़ाना चाहिए, तो ये बात गलत है। स्त्रियों के लिए तो कालकूट और पुरुषों के लिए मतलब अमृत, उनके लिए महिलाओं के लिए पढ़ना जहर हो गया और पुरुषों के लिए अमृत हो गया, ऐसा नहीं है। तो मतलब दोनों को पढ़ाना चाहिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से लिख पाएंगे गद्यांश से। दूसरा गद्यांश हमारा संस्कृति एक पाठ है, वहाँ से लिया गया है ये, और ये गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा और इसमें से उत्तर आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर इन प्रश्नों को यहाँ पर देख लेता हूँ और मैंने उत्तर भी यहाँ छोटे छोटे लिख दिए हैं, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, बहुत बारीक है। तो मैं बोल देता हूँ, पढ़ देता हूँ। तो पहला इसमें प्रश्न है, संस्कृत मानव आप किसे समझते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, वह व्यक्ति जिसका पेट भरा हो और तन ढका हो, समझ रहे हो ना, वह व्यक्ति जिसका पेट भरा हो और तन ढका हो, उसके बाद भी वह खाली न बैठकर कुछ आविष्कार करने में लगा हो, तो वह संस्कृत मानव कहलाता है। जिस व्यक्ति ने आग का आविष्कार किया होगा ना, वह भी एक संस्कृत मानव रहा होगा, क्योंकि सबसे पहले जिसने आग का आविष्कार किया वो भी उसकी बहुत बड़ी देन है। आज आग के आविष्कार से बहुत कुछ काम हो रहे हैं, तो सब कुछ टिका है उस पे, अग्नि के आविष्कार पे।
तो अब यहाँ पर दूसरा जो इसमें से प्रश्न आता है, दूसरा है कि रात के तारों को देखकर ना सो सकने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मित्रों, रात के तारों को देखकर ना सो सकने का आशय यह है कि यह जानने के, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आविष्कारक होते हैं, संस्कृत मानव होते हैं, वो यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर मैं बाहर आंगन में सो रहा हूँ, लेटा हूँ और आसमान की तरफ देख रहा हूँ, तो वो देखता है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है आसमान में जो है, ये है क्या, क्या है इसमें। तो इसके बारे में सोच रहा है, मतलब रात के तारों को देखकर भी नहीं सो रहा है, वो सोच रहा है इसमें भी कुछ आविष्कार होना चाहिए। और ऐसे ही लोग संस्कृत मानव कहलाते हैं। मित्रों, अब चलते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है, ये जो 10वां प्रश्न आप गद्यांशों में से छांट लेंगे, 11वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो ये क्यों लगती थी देवदार की छाया जैसी? अब देवदार बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है देवदार, और घनी छाया होती है उसकी। शायद आपने देखा होगा, जो हमारे पहाड़ के उत्तराखंड के बच्चे हैं सभी ने देवदार के वृक्ष देखे होंगे, और मैंने भी देखे हैं। तो और देवदार की छाया में बैठा भी हूँ बहुत। तो अभी यहाँ पर हम देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी फादर की उपस्थिति, उस पर हम चर्चा कर देते हैं। ये उत्तर आपके सम्मुख है। देवदार एक विशाल और छायादार वृक्ष होता है जो अपनी सघन और शीतल छाया से श्रांत पथिक मतलब थका हुआ राहगीर, रास्ते पे जो जा रहा है, श्रांत पथिक एवं अपने आस पड़ोस को भी शीतलता प्रदान करता है देवदार का वृक्ष। और ठीक ऐसे ही व्यक्तित्व वाले थे फादर कामिल बुल्के। जैसे देवदार होता ना, सबको बहुत विशाल होता है, सबको छाया देता है, शीतलता देता है, और आस पड़ोस वालों को भी छाया देता है। तो ऐसे ही थे फादर कामिल बुल्के। वो लोगों के काम आते थे, लोगों को शीतलता प्रदान करते थे, शांति प्रदान करते थे। अब लेखक के बच्चे के मुंह में अन्न का पहला दाना फादर बुल्के ने डाला था। उस क्षण उनकी नीली आंखों में जो ममता और प्यार तैर रहा था, उसे लेखक को फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसी में 11वें में दूसरा जो प्रश्न है वो है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। अब वो क्यों लगा देता था मूर्ति पर चश्मा, इसका भी उत्तर देख लेते हैं कि वो आखिरकार मूर्ति पर चश्मा बार बार क्यों लगा देता था। तो कैप्टन चश्मे वाला एक देशभक्त व्यक्ति था और देश के शहीदों के प्रति आदर भाव एवं सम्मान रखने वाला व्यक्ति था। वह नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर दुखी होता था, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। परंतु किसी ग्राहक द्वारा वैसा ही चश्मा मांगे जाने पर, जैसा कि मूर्ति पर लगा हुआ है, चश्मा उतारकर उसे दे दिया करता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। तो ये कारण था। तो अब आता है अगला प्रश्न हमारे पास कि पठित पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो बाल गोविंद भगत की द्वारा कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कबीर में गुण थे, वैसे बाल गोविंद भगत में भी गुण थे। कबीर ग्रस्त होकर भी सांसारिक मोहमाया से मुक्त होते थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी ग्रस्त जीवन में बंधकर भी साधु समान जीवन व्यतीत किया था। दूसरी बात, कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा परमात्मा से मिलन होता है, ये बाल गोविंद भगत भी मानते थे। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था। भगत जी ने अपनी
फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर का जो मठ था वहां पर अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसलों का ही प्रयोग करते थे। पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे, जैसा कबीर पहनते थे वैसा ही वो भी पहनते थे। कबीर गांव-गांव गली-गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे, तो बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए और कबीर के पदों को गाते फिरते रहते थे। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे। तो इस प्रकार से ये 11वें प्रश्न का जो उत्तर था हमारा तीसरा, तो ये भी हमने कर दिया। तो मित्रों 11वां जो प्रश्न था इसमें 3 प्रश्नों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया, लेकिन परीक्षा में केवल 2 ही करने थे। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 12 मित्रों कह रहा है कि हिंदी के प्रति फादर बुल्के के क्या विचार थे। तो हिंदी के प्रति फादर बुल्के के विचार थे, देखिए, फादर बुल्के ने पहला अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। यहाँ के लोगों की हिंदी के प्रति उदासीनता देखकर वे क्रोधित हो जाते थे। इन प्रसंगों से पता चलता है कि वे हिंदी प्रेमी थे। वे सदैव हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए चिंतित रहते थे। इसके लिए वे प्रत्येक मंच पर आवाज उठाते थे। उन्हें उन लोगों पर झुंझलाहट होती थी जो हिंदी को जानते हुए भी हिंदी का प्रयोग नहीं करते थे। अब 12 का जो ख है वो है एक कहानी यह भी, एक पाठ है एक कहानी यह भी। इसकी जो लेखिका है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन लोगों का किस रूप में प्रभाव पड़ा यह संक्षेप में बताना है। तो लेखिका जो थी मन्नू भंडारी, लेखिका के व्यक्तित्व पर 2 व्यक्तियों का प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है। प्रथम उनके पिता और द्वितीय उनकी हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल। 2 व्यक्तियों का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। तो लेखिका के पिता लेखिका के पिताजी जो थे उनके कभी अच्छे कभी बुरे व्यवहार ने उनके जीवन पर बहुत अधिक हद तक प्रभावित किया उनको। उनके पिता रंग के कारण उनकी उपेक्षा करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि लेखिका के मन में आत्मविश्वास की कमी हो गई। भविष्य में अपनी सफलता पर लेखिका को कभी भरोसा नहीं हुआ। पिता द्वारा लोगों पर शक करने की आदत भी उनके व्यक्तित्व में स्वतः ही आ गई। आगे चलकर पिता द्वारा राजनीतिक चर्चाओं में बिठाने के कारण उनको प्रोत्साहन भी मिला। 10वीं कक्षा के बाद फर्स्ट ईयर में उनकी मुलाकात हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। उनके साथ हुई चर्चाओं ने लेखिका के साहित्य के ज्ञान को बढ़ाया तथा बचपन के खोए हुए आत्मविश्वास की भावना को फिर से जागृत कर दिया। उनका चित्त स्वतंत्रता संग्राम की ओर उन्मुख हुआ। साथ ही लेखन की दिशा में कदम बढ़े। उनके व्यक्तित्व में वीरता और आत्मविश्वास के गुणों का समावेश भी शीला अग्रवाल के कारण ही हुआ। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं 13वें प्रश्न में। 13वां जो प्रश्न है मित्रों, कृतिका हमारी एक किताब है, सहायक पुस्तक है, हमारी पूरक पुस्तक है कृतिका, वहां से ये 13वां प्रश्न लिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, कृतिका से 4 प्रश्न आए हैं यहाँ पर, और 4 में से केवल 3 के हमें यहाँ पर उत्तर देने हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न आता है, माता का अंचल पाठ में वर्णित प्राचीन ग्रामीण संस्कृति का चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। 13 का क, देखिए, माता का अंचल पाठ में चित्रित जो हुआ है ग्रामीण संस्कृति का, काफी सादी संस्कृति इसमें दिखाई गई है। लेखक एवं अन्य ग्रामीणों के जीवन को भी बड़ा सादा दिखाया गया है और उनके दिनचर्या देखकर भी पता चलता है कि वह लोग सादगी में रहना पसंद करते थे और उनकी बहुत ज़्यादा मांगे नहीं थी। वह पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। ये
तो मित्रों अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 13 के ख में। तो प्रश्न संख्या 13 का ख है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के आधार पर उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। चलते हैं हम उत्तर की ओर। उत्तर है हमारा कि नाक जो इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित हैं। जैसे आपने सुना होगा, नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल होना, नाक रगड़ना आदि। इस पाठ में नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। यह लोग विदेशियों की नाक को ऊंचा करने को अपनी नाक को सवाल बना लेते हैं और यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा हो गया उनके लिए। इस पाठ में सरकारी तंत्र की मानसिकता की स्पष्ट झलक यहाँ पर दिखाई देती है। मित्रों अब आता है तीसरा प्रश्न, 13वें का तीसरा। साना साना हाथ जोड़ी एक पाठ है हमारे पास कृतिका में, साना साना हाथ जोड़ी। इस कहानी के आधार पर बताइए, प्रकृति के विराट और अनंत सौंदर्य को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। कैसी अनुभूति हुई, इसके उत्तर के लिए हम देखते हैं। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को असीम आत्मी सुख की अनुभूति होती है। इन सारे दृश्यों में जीवन के सत्य को लेखिका ने अनुभव किया। इस वातावरण में उसको अद्भुत शांति प्राप्त हो रही थी। इस अद्भुत और अनूठे नज़ारों को देख करके लेखिका को पल मात्र में ही जीवन की शक्ति का एहसास हो गया। उसे ऐसा अनुभव होने लगा मानो वह देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो और उसके अंतर्मन की सारी तामसिकताएं और सारी वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई हों और वह चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रहे, उसको ऐसा लगता है। तो मित्रों अपने उत्तर को मिला लीजिएगा जो आपने परीक्षा में लिखे हैं। अब आता है हिरोशिमा की घटना पर लेखक की मनोस्थिति का चित्रण करना है। उसकी मनोस्थिति कैसी थी, तो उसके उत्तर को हम देखते हैं। लेखक देखिए, लेखक जो है जापान घूमने गया था। तो हिरोशिमा में, जब हिरोशिमा में, नागासाकी हिरोशिमा में जो परमाणु बम से हमला हुआ था, उसके बाद लेखक जापान घूमने गया। तो कई वर्षों बाद गया तो क्या देखा उसने कि हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन देखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था, उसको लिखने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जब जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखा लेखक ने, तो उसको देखकर उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति हो गई और लेखक लिखने के लिए प्रेरित हो गया। तो ये थे 13 प्रश्न। अब आते हैं मित्रों खंड बा में, जो संस्कृत वाला पोर्शन आता है। खंड बा, इसको हम देख लेते हैं। खंड बा, जो खंड बा में क्या है, खंड बा में देखिए एक संस्कृत का गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है 14वें प्रश्न में। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन आपको केवल 3 के उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। मैं गद्यांश को पढ़ूंगा, उसको समझाऊंगा, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो और लंबा हो जाएगा, उसको फिर किसी वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है, विवेकानंद कदा देशम अटितवान। तो इसका शुरू में ही उत्तर, पहली लाइन में ही
इस गद्यांश में उत्तर दिया है, यदा विवेकानंदा परिवारजक रूपेण अभवत तदा संपूर्ण देशम अटितवान। जब विवेकानंद सन्यासी के रूप में थे तो वो सारे देश में उन्होंने भ्रमण किया था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है दूसरा प्रश्न आता है, सन्यासी विवेकानंदम दृष्ट्वा किम उक्तवान। सन्यासी ने विवेकानंद को देखकर क्या कहा? तो यहीं से उत्तर मिल जाएगा। सन्यासी विवेकानंदम दृष्ट्वा उक्तवान हे युव सन्यासिन मा धाव तस्य सम्मुखीकरणम एव उत्तमम। यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप इसका उत्तर, ये यहाँ से यहाँ तक आप उत्तर इसमें से ढूंढकर इसमें लिख देंगे। अब आता है तीसरा प्रश्न है, यदा विवेकानंदा स्थितवान तदा किम अभवत। जब विवेकानंद स्थित हो गए, उन्होंने शीघ्र चलना बंद कर दिया, तो क्या हुआ? तो यहीं पर उत्तर यहाँ पर दिया है, यदा विवेकानंदा स्थितवान तदा वानरा अपि स्थितवंता। जब विवेकानंद स्थित हो गए, रुक गए, तो उनके पीछे भागने वाले बंदर भी वहीं पर स्थित हो गए। तो ये इसका यहाँ से उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न आता है, कदा वानरा पलायनम कृतवंता। कब बंदरों ने पलायन कर दिया? बंदर कब भाग गए? जब विवेकानंद उनके विरुद्ध चलने लगे, यानी कि बंदरों की तरफ चलने लगे, बंदरों का पीछा करने लगे, तो बंदर भाग गए। तो तान प्रति, यहीं से उत्तर हो जाएगा, तान प्रति चलितवान तदा वानरा पलायनम कृतवंतः। उनके प्रति जब चले विवेकानंद तान प्रति चलितवान तदा वानरा पलायन कृतवंतः। तो जब विवेकानंद उनकी ओर चले, बंदरों की ओर चले, तो बंदर वहाँ से पलायन करके वहाँ से भाग गए। तो 4 प्रश्न हैं, चारों के उत्तर मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ से मिलेंगे, और इनको 4 में से केवल 3 आपको करने थे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 में क्या आता है देख लीजिए। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा। नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़ना है, श्लोक को पढ़ना है, और 2 प्रश्नों पूर्ण वाक्य में उत्तर, 2 प्रश्नों के पूर्ण वाक्यों में उत्तर देने। हिंदी में भी लिखा है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न दे रखे हैं और उनके 2 के उत्तर लिखने हैं। मैंने तीनों के यहाँ पर उत्तर दे दिए हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। फिर मैं समझा देता हूँ। ये श्लोक का जो पहला प्रश्न है, नीर क्षीर विवेकी का भवती। नीर क्षीर का विवेक को अलग करने का जो विवेक है, गुण है, वो किस में है? वो हंस में होता है। यहीं पर दिया है नीर क्षीर विवेक हंस, पहली लाइन में दिया है नीर क्षीर विवेके हंस। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पूर्ण वाक्य में उत्तर मांगा है, नीर क्षीर विवेकी हंसः भवति। अब आता है दूसरा प्रश्न। इसमें दूसरा प्रश्न है, अन्य किम न पालिष्यति। अन्य कोई क्या पालन नहीं करेगा? कुल व्रत का पालन नहीं करेगा। यहीं पर दे रखा है कुल व्रतम, तो यहीं से उत्तर हो जाएगा। और ये लिख पाएंगे हम यहाँ, अन्य कुल व्रतम ना पालिष्यति। पालिष्यति हो गया। अब हो गया हंसा किम तनुते। हंसा किम तनुते, उत्तर यहीं से मिल जाएगा, हंसा आलस्यम तनुते। तो इसका जो उत्तर आप बनाएंगे वो हो जाएगा, हंसा नीर क्षीर विवेके आलस्यम तनुते। तो इस प्रकार 3 प्रश्नों का उत्तर हो गए, करने 2 थे वहाँ पर परीक्षा में। अब आता है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है? पठित पाठों के आधार पर, जो आपने हमारे उत्तराखंड बोर्ड में संस्कृत विनोदिनी नाम की एक पुस्तक है, संस्कृत पुस्तक, उसको आपने पढ़ा, उसके सभी पाठों को पढ़ा। उन पाठों के आधार पर प्रश्न यहाँ पर नीचे दिए गए हैं 4, उनमें से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर, 3 प्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तर लिखने हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, मैंने यहीं पे उत्तर भी लिख रखे हैं। पहला प्रश्न है कस्य अंचले हरिद्वार नगरम शोभते। किसके अंचल में हरिद्वार नगर है? तो हिमालय के अंचल में हरिद्वार नगर है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, यही मैंने लिख दिया है, यहीं पर देख लीजिए, हिमालयस्य अंचले हरिद्वार नगरम शोभते। हिमालय के अंचल में हरिद्वार नगर सुशोभित होता है। अब आता है दूसरा प्रश्न, जना स्वर्णा कया तोलयंती। जना स्वर्णा
स्वर्णम कया तोलयंती, जना स्वर्णा गुंजया तोलयंती, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और ये आगे खाली स्थान भरने वालों में भी दे रखा है ये, तो ये इसका उत्तर यहाँ से आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या ग इसमें जो है चोरा काम प्रतिज्ञाम कृतवंता, चोरों ने क्या प्रतिज्ञा की। ये एक पाठ है संस्कृत विनोदनी में, नाम मम अधिकारा। तो चोरों ने चाणक्य के सामने प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की उसको यहाँ पर देखिए। चोरों ने प्रतिज्ञा की, अद्य आरभ्य वयम चोरे कर्म न करिष्यामा, आज से ही हम चोरी का काम छोड़ देंगे, चोरी का कार्य नहीं करेंगे। इति प्रतिज्ञाम चोरा कृतवंता, ये चोरों ने प्रतिज्ञा की, चाणक्य के सामने की थी ये प्रतिज्ञा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि आज से ही हम, आज आरंभ से ही, अभी से ही हम चोरी का काम छोड़ देंगे, चोरी का काम नहीं करेंगे। अब आता है मानव जीवने सत्संगते, प्रश्न आता है मानव जीवने सत्संगते के लाभा संति, मनुष्य के जीवन में सत्संगति के क्या क्या लाभ हैं। तो ये सत्संगति के बहुत सारे लाभ हैं। तो यहाँ पर ये उत्तर यहाँ पर दिया है मैंने, यहाँ पर देख लीजिएगा। उत्तर आपके सम्मुख यहाँ पर थोड़ा बारीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको पढ़कर सुना देता हूँ। मानव जीवने सत्संगते बहवा लाभ संति, मनुष्य के जीवन में सत्संगति के बहुत सारे लाभ हैं। सत्संगति औषधवत दुर्गुणान दूरी करोति, सत्संगति जैसे दवाई बीमारियों को दूर करती है, वैसे सत्संगति औषधि के समान दुर्गुणों को दूर करती है। मानसम विमली करोति, और मन को विमल करती है, साफ स्वच्छ करती है। अखिलम अभिष्टम पूर्यति, और सारे कार्य जितने भी हैं उनको पूर्ण कराती है। वाची सत्यम सिंचति, वाणी को सत्य से सिंचती है। मानवस्य सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति, और मनुष्य का सभी प्रकार से सौभाग्य और कल्याण करती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 में क्या है। प्रश्न संख्या 17 कहता है अधुलिखेति सुपद शब्देषु यथोचितम शब्दम चित्वा केवलम चत्वारि रिक्त स्थानानि पूरयत, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर देखिए 6 वाक्य आपके सम्मुख हैं, केवल 4 वाक्य आपको पूरे करने हैं। मैंने 6 के 6 भर दिए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर शब्द दिए हैं, उन शब्दों से भरने हैं। पहले वाला वाक्य है चाणक्य, यहाँ पर हमने चंद्रगुप्त भरा, ये चंद्रगुप्त यहाँ पर था तो हमने यहाँ पे भर दिया चाणक्य चंद्रगुप्तस्य मंत्री आसित, चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री था। यतो माँ, ये जना यहाँ से हमने भरा, जना गुंजया तोलयंती, लोग मुझे गुंजा से तोलते हैं। हरिद्वारम उत्तराखंड से, यहाँ से हमने उठाया उत्तराखंड से, पावनम नगरम अस्ति, हरिद्वार उत्तराखंड का पावन नगर है। ये शाम हृदयम निर्मलम भवति, जिनका हृदय निर्मल होता है। इदम श्रुत्वा चोरेषु लज्जा उत्पन्ना, यह सुनकर चोरों को लज्जा उत्पन्न हो गई। ये लज्जा यहाँ से शब्द आ गया। अब आता है बालका दूरदर्शनम पश्यति, बालक दूरदर्शन देखता है। तो इस प्रकार से ये शब्द ऊपर जो शब्द दिए थे उनसे भरने थे। प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है। अधोलिखितेभ्य यथा निर्देशम केवलम 4 प्रश्नान उत्तरत, निम्नलिखित में से निर्देश के अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमारे पास पहला क है संधिम कुरुत, संधि कीजिए। पो अना, तो ये क्या यहाँ पर मैंने दे दिया है, पो अना से बनता है पवन, पो धन अना से पवन, और तथा एव से तथा तथेव, ये सब 2 शब्दों की यहाँ पर संधि हो गई। अब आता है संधि विच्छेद करने के लिए प्रश्न आता है, ख वाला आता है संधि विच्छेद कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर 2 शब्द हमारे पास संधि विच्छेद करने हैं। प्रत्येकम, तो प्रत्येकम का हो जाएगा प्रत्येकम, और हरेव का हो जाएगा हरे धन औ। तो ये समझ लीजिए, इस प्रकार से ये दोनों शब्दों की संधि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर ये दोनों शब्दों की संधि हमने संधि विच्छेद कर दी है। अब आते हैं ग में, समास विग्रह कृत्वा समासस्य नामोल्लेख कुरुत, समास विग्रह कर समास का नाम का उल्लेख कीजिए। तो हमारे पास
जो पहला शब्द है राजपुरुषः, पहला शब्द आता है राजपुरुषः, इसका दो समास विग्रह होगा राज्ञः पुरुषः। आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे तो मैं बता रहा हूं इस तरह से, राज्ञः पुरुषः क्या हो जाएगा, राज्ञः पुरुषः। और इसमें कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, समास का नाम षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। अब आते हैं त्रिभुवनम, यहाँ पर एक दूसरा शब्द आया है त्रिभुवनम। त्रिभुवनम का जो ये समास विग्रह इस प्रकार से होगा, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। द्विगु समास इसमें है क्योंकि त्रि संख्या यहाँ पर है, तो संख्यावाचक जब हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अब आते हैं घ में अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो पहला आता है सज्जन शब्द, तो सत धन सज, सत इसमें उपसर्ग हो जाएगा सज्जन, और इसमें उपदेश में उपसर्ग हो जाएगा, तो ये हो गया उपसर्ग। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5वां जो इसका है 18वें का 5वां, कोष्ठके प्रदत्तेषु शब्देषु शुद्धम शब्दोचित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों से शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में शब्द दिए हैं वहीं से शुद्ध शब्द चुनना है। तो बालकः, बालकः विभेति सर्पेण सर्पात, तो इसमें हमने भर दिया सर्पात, ठीक है। दूसरा है सीता सह वनम गच्छति रामस्य रामेण, तो इसका हो जाएगा रामेण। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। अब आता है 19वां प्रश्न, हम अंत की ओर जा रहे हैं, अंतिम प्रश्न है 19वां प्रश्न। निम्नांकित शब्द सूचित चतुर्णानाम शब्दानाम वाक्य प्रयोग कुरुतः। निम्नांकित शब्दों में से किन्हीं 4 का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहां पर देखिए 6 शब्द दिए हैं, 4 का आपको वाक्य में प्रयोग करना है संस्कृत में। तो पहला शब्द है परितः, तो यहां पर वाक्य प्रयोग भी साथ साथ देख लीजिए। परितः का क्या है, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। इसी प्रकार से ख वाला देखिए, ख वाले में क्या है, अपठत सीता पुस्तकम अपठत, सीता ने पुस्तक पढ़ी। आवाम, अब आता है आवाम, आवाम का क्या है, आवाम पुस्तकम पठिष्यावा, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। अब आ जाता है जिग्रंती, जिग्रंती बालका पुष्पम जिग्रंती, बालक पुष्प सूंघता है, बालक पुष्प सूंघते हैं, जिग्रंती। तो गमिष्यावः, गमिष्यावः हो गया, आवाम कर्णपुरे गमिष्यावः, हम दोनों कहाँ जाएंगे, कर्णपुर जाएंगे। अब आ जाता है सा पत्रम लिखती, तो सा पत्रम लिखती, वह पत्र लिखती है, बालिका है, सा है तो बालिका है, श होता तो बालक होता, ठीक है। अब अथवा ये वाला आपको नहीं आ रहा है, अथवा वो वाला नहीं आ रहा है, तो अथवा ये वाला कीजिए। ये वाले में क्या है, ये वाले में है अधोलिखितेभ्य वाक्येभ्यो द्वयो संस्कृत अनुवाद कुरुत, निम्नलिखित वाक्यों में से 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 3 वाक्य दिए हैं मित्रों, 3 में से केवल 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो हमारे पास पहला जो वाक्य है वह वे सब रामचरितमानस पढ़ेंगे। तो ते मतलब वे सब आ जाता है, तो ते सर्वे भी हम लिख सकते हैं, ते सर्वे रामचरितमानस पठिष्यन्ति पढ़ेंगे। सीता नृत्यति, सीता नृत्य करती है, सीता नृत्यति, मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामि। तो मित्रों मैं हूँ संजीव कुमार कोहली और मेरे साथ आप इस उत्तराखंड बोर्ड के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे। मित्रों कैसा रहा ये प्रश्न पत्र, कैसा आपके समझ में आया, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और किसी को इसमें कुछ दुविधा हो तो अवश्य मुझे बताइएगा। उत्तराखंड हाई स्कूल 2023 का हिंदी का पेपर हमने यहाँ पर हल किया। फिर मिलेंगे मित्रों अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।